मालेगांव ब्लास्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने मालेगांव ब्लास्ट की साजिश रची थी और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बस अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़ा आरोप लगाया है। आतंकवादियों को प्रेरित करती थी कांग्रेस। और बीजेपी ने यह भी कहा कि जिस तरह 2008 मालेगांव ब्लास्ट के एक आरोपी ने ये बड़ा खुलासा किया है कि मुंबई महाराष्ट्र एटीएस ने उस पर दबाव डाला था आरएसएस और मुख्यमंत्री योगी का नाम लेने के लिए। सुनिए। की तरफ इंगित करते हुए और भगवा की तरफ इंगित करते हुए हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी और उनकी टीम ने किया है। स्वाभाविक रूप से ये आजकल जो हिंदू और हिंदुत्व पे रोज राहुल गांधी बोलते हैं, ये जो एक वेज ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अलगाववाद की राजनीति लाने की हिंदुओं के बीच प्रयास कर रहे राहुल गांधी, ये अनायास ही नहीं है। हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात करना यही ध्येय कांग्रेस पार्टी का है। मालेगांव के विषय में जो आपने कहा है बहुत ही गंभीर विषय है। कल न्यूज के माध्यम से उस षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। आप सोच सकते हैं हिंदुओं के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में, कांग्रेस पार्टी के मस्तिष्क में किस प्रकार की घृणा रही होगी और यह षड्यंत्र कितना बड़ा रहा होगा कि इतने वर्षों बाद भी परत दर परत षड्यंत्र के पत्ते खुल रहे हैं। दैट द कॉन्स्पिरेसी इज स्टिल अनफोल्डिंग स्पीक्स अबाउट द ह्यूमोंगस नेचर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी इटसेल्फ। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द हिंदूज, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र। आप सोच के देखिए, साधु संतों को, मठों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, लोगों को प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके उनसे झूठी बातें कहलवाएंगे। इस प्रकार का यह साजिश था। कांग्रेस ने इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन शासन किस रूप में कर रही थी? आज आपने कांग्रेस का आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। मालेगांव ब्लास्ट के एक गवाह ने यह खुलासा किया कि उस पर आरएसएस नेताओं और बीजेपी नेताओं के नाम लेकर उन्हें फंसाने के लिए दबाव डाला गया था। पहली बार जो 13 वर्षों से हम कह रहे हैं वो अभियोजन पक्ष का विटनेस आकर आज भगवान की सौगंध खाकर आज स्वायत्त न्यायालय में अपना बयान दर्ज करता है। वो बोलता है कि हमने कभी किसी को मिले नहीं, देखे नहीं, हम क्यों उनके नाम ले, और मैं स्वयं इस मुकदमे का भुक्तभोगी आरोपी हूं। हमारे साथ और बाकी अन्य आरोपियों के ऊपर भी यही दबाव था। हम कभी जिंदगी में मालेगांव गए नहीं। मालेगांव बुमला से ये पहली बार मैंने मुंबई एटीएस में सुना और हमने भी 24 घंटे में 20-20 घंटा टॉर्चर सहा है, परमवीर सिंह का, श्री राव का। कल इस गवाह ने भी कहा है कि परमवीर सिंह ने और श्री राव ने मुझे दबाव बनाया। हमारी कहानी रेडी है, केवल हमको नाम फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, यह भी उन्होंने कहा। मेरा ऐसा मानना है कि 2009 का आम चुनाव सामने रखकर हिंदू दहशतवाद, भगवत दहशतवाद की थ्योरी चलाने के लिए इनोसेंट हिंदुओं को और जो सामाजिक, धार्मिक और राजकीय नेतृत्व करने वाले हैं उनको बदनाम करने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक घिनौना खेल खेला है। मैं इस खुलासे के बाद आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कांग्रेसी नेताओं पर जमकर हमला बोला, पलटवार किया। इंद्रेश कुमार से बात की है हमारे संवाददाता संतोष कुमार ने। मालेगांव ब्लास्ट में एक आरोपी ने साफ तौर पर कहा है कि एटीएस के दबाव में आकर उसके टॉर्चर से की वजह से उसने उन तमाम लोगों के नाम लिए। उन तमाम लोगों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इंद्रेश जी भी थे। हमारे साथ बात करने के लिए इंद्रेश जी हैं। सर, आज तो गवाह मुकर गया मालेगांव ब्लास्ट में। ऐसा है, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, दिग्विजय,
सुशील शिंदे, राहुल आदि के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार थी, उन्होंने सोची समझी एक साजिश को जन्म दिया। भगवा जो श्रेष्ठतम है, सूर्य से है, संतों से है, बुद्ध से है, ऊर्जा से है, और हिंदू जो सबको स्वीकार करता है और सम्मान करता है, उससे है, उसको आतंकवाद कहकर आरएसएस को, संतों को और देश प्रेमी देशभक्तों को फंसाने का एक गहरी साजिश रची। उस समय में भी वो साजिश नंगी हो रही थी, साजिश थी। दूसरी बहुत बड़ी हरकत ये की कि एजेंसियों को जोर जबरदस्ती मिसयूज करके और आरोपी बनाने की कोशिश की गई। मालेगांव ब्लास्ट के मामले में आरोपी के खुलासे के बाद अब राजनीति काफी तेज हो गई है। गवाह ने अगर ये बात कही है तो निश्चित तरीके से जो है उस समय दबाव डाला गया होगा, यानी योगी जी को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, आरएसएस को बदनाम करने का प्रयास और लोगों के अंदर गलत भावनाएं पैदा करने का ये जो कुत्सित प्रयास किया गया, इसकी मैं निंदा करता हूं और इसकी जांच बहुत गहरी तरीके से होनी चाहिए। और इसमें जो लोग भी दोषी हैं, जो गलत दबाव करके डाल करके योगी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और आरएसएस को बदनाम करने का प्रयास कराने का एक कुत्सित रचना कर रहे थे, जांच करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव का एक माहौल शुरू हो चुका है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें, इस तरह के गवाहों को हॉस्टाइल करवाकर और कहीं न कहीं एक नई बहस छिड़वाकर योगी आदित्यनाथ जी को क्लीन चिट दिलाने की कहीं न कहीं एक कोशिश है। और जो लोग उस समय, मेरा सवाल है कि इस तरह के गवाह आज इतने साल के बाद क्यों हॉस्टाइल हो रहे हैं? इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं किया? उसके पहले उन्होंने, अगर ऐसी बातें थी तो शिकायतें कोर्ट में उन्होंने क्यों नहीं कही? आज सामने चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो गया है एक तरह से, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की अब राजनीति, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान, ये जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है, वो फिर लाकर एक नई बहस छेड़ना चाहती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के व्यवसायी पीयूष जैन पर छापे और वहां से मिले कैश को लेकर कहा कि जो ऐसा करेगा वो बिल्कुल बचेगा नहीं। का है, अच्छी सरकार आएगी तो अच्छी योजनाएं आएंगी, और जब बुरी सरकार आएगी भाइयों बहनों, तो यही अन्न सपा के, बसपा के या कांग्रेस के नेताओं के घर में चला जाता और उनकी तिजोरी भरती। आप देख रहे होंगे पिछले 4 दिन से कैसे दीवालों से पैसा निकल रहा है, नोट की गड्डियां निकलती जा रही हैं। ये इन लोगों ने गरीबों का जो पैसा पिछली सरकारों के समय छुपा करके रखा था, अब समझ में आया होगा कि बबुआ क्यों नोटबंदी का विरोध करता था। अब समझ में आया ना, बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था? क्योंकि ये नोट गरीबों का पैसा और विकास का पैसा जो आपके जनपद में उपयोगी होता, लोक कल्याण का कारक बनता, उस पैसे को ये लोग हड़प गए थे। कालेधन के व्यवसायी पीयूष जैन के ठिकानों पर दनादन छापे पड़ रहे हैं। करोड़ों की नकदी, जेवरात, हीरे, सोने, चांदी बरामद हो रहे हैं। तो कालेधन के इस कुबेर के राजनीतिक रसूख और रिश्तों को लेकर राजनीति भी काफी तेज हो गई। बीजेपी पीयूष जैन से अखिलेश यादव के रिश्ते बताकर हमलावर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर हमले किए। बीते दिनों जो बक्से भर भर के
जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी काफी तेज कर दी है, लेकिन किसानों के मुद्दे को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होगी बीजेपी की रणनीति, कैसे राकेश टिकैत को मनाएगी बीजेपी, इन विभिन्न मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से बात की है हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने। जो जाट वोट बैंक है, क्योंकि महत्वपूर्ण है, जाट समुदाय से आप भी आते हैं, क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश का यह समुदाय किधर जाएगा? क्योंकि जाट वोट बैंक पे सबकी नजर है, नेता भी बने हैं जो किसान आंदोलन से, वो भी न सिर्फ जाट है, आपके खाप से भी। वो तो राजनीति में नहीं है, उन्होंने तो कह दिया हमारा राजनीति से मतलब नहीं। 14 में भी जाट यही था, 17 में भी यही था, 19 में भी यही था, तो बार बार उन्हीं की तरफ क्यों उंगली उठाते? वो जो आंदोलन में लोग थे, वो तो बहुत से ज्यादातर लोग तो ऐसे जिन्हें भाजपा को पहले भी वोट दिया, आज भी देंगे। वो आंदोलन में गए थे, वापस आ गए, फिर हमें वोट दे रहे हैं। और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो राजनीति में, उन्होंने कह दिया कि हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, चुनाव लड़ेंगे वो तो राजनीतिक है। उनसे समर्थन लेंगे, क्योंकि उनका जो समर्थन है, नेता तो आप भी मान रहे हैं कि नेता है, किसानों के हैं, तो क्या उनसे भी आप समर्थन मांगेंगे? मैं तो हर बार वोट मांगने जाता हूँ, इस बार भी जाऊंगा। तो राकेश टिकैत से संजीव बालियान इस बार वोट मांगने जाएंगे? तो पहले भी मांगता था भाई, हमारे चुनाव लड़ेंगे उम्मीदवार, तो पहले भी हम वोट मांगने उनके पास जाते थे, इस बार भी वोट मांगने उनके पास जाएंगे, क्योंकि भाई हमारे क्षेत्र में रहते हैं, हमारे खाप चौधरी, हम वोट क्यों नहीं मांगेंगे? तो आपके लिए पहले प्रचार भी किया था उन्होंने, इस बार भी प्रचार करवाएंगे क्या? नहीं, देखिए, प्रचार उन्होंने नहीं किया, उन्होंने हमेशा मुझे वोट दी है और कोशिश रहेगी मेरी इस बार भी मुझे वोट दें, उन्हें कन्विंस करेंगे हम। कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी आज फिरोजाबाद में हैं, जहां वो सिरसागंज में महिलाओं से शक्ति संवाद करने वाली। सुप्रिया जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं इन प्रोग्राम्स के थ्रू आप लोग? मुझे ऐसा लगता है प्रियंका जी ने एक बड़ा क्रांतिकारी नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का। जो उनकी पहल है औरतों के सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो अलग से एक मैनिफेस्टो बनाना हो, चाहे हर क्षेत्र की महिला की बात करना हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वावलंबन में, सम्मान में, टिकटों में भागीदारी, वो हर इस लड़की को प्रभावित करता है और इनसे डायरेक्ट संवाद स्थापित करना जरूरी है। एक फ्री का सिलेंडर दे देना नारी सशक्तिकरण नहीं है। इसके साथ साथ इसकी प्रतिक्रिया दूसरी पार्टियों के थ्रू भी आने लग गई है, उसको किस तरह देखते हैं आप? मैं बहुत स्वागत करती हूँ और मुझे खुश है कि प्रियंका जी ने ऐसा किया। और आज चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इस प्रदेश के बाहर भी ये जो सुगबुगाहट है ये अच्छी है। महिलाओं की आज बात हो रही है। 5 साल से योगी जी और मोदी जी ने महिलाओं की टो नहीं ली और आज उनके सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं स्वागत करती हूँ इसका, और स्वागत इसलिए करना चाहिए क्योंकि किसी को तो ये चिंगारी जलानी थी और ये जलाई प्रियंका गांधी ने। हमारे देश में एक बार फिर से कोरोना का खौफ छाने लगा है। ओमिक्रॉन के मामले 781 हो चुके हैं। दिल्ली में स्थिति बिगड़ रही है और इसे देखते हुए आज फिर डीडीएमए की बैठक हो रही है। एक दिन पहले ही राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट लगा दिया गया। दिल्ली में कल पिछले 24 घंटों में 496 मामले आए, जबकि मुंबई में 24 घंटों में 1377 केस आए। बिगड़ती स्थिति को लेकर खबर यह भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की शाम को बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना संकट की तैयारियों की समीक्षा पर चर्चा होगी। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन के पास। पंकज, दिल्ली कोरोना और ओमिक्रॉन में सबसे आगे। प्रधानमंत्री की भी बैठक है आज, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भी मिल रहे हैं। क्या दिल्ली में और प्रतिबंध लग सकता है?
देखिए, दिल्ली में पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके तहत जो पाबंदियां हैं उनको लागू भी कर दिया गया है। इसके अलावा इसके बाद जो अलर्ट आएगा उसमें किस तरह की तैयारियां देश की राजधानी में रहेंगी, क्योंकि अब सबसे बड़ी चिंता ये है सईद कि अब कोरोना के मामले थम नहीं रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण दर जो है वो रोजाना उछाल मार रही है और ऐसी स्थिति में अब जरूरत इस बात को लेकर होगी कि अस्पतालों में क्या तैयारियां हैं, जो आइसोलेशन सेंटर है वहां पर क्या तैयारियां हैं। अभी हमने एक आइसोलेशन सेंटर का दौरा किया, वहां पर बेड्स व्यवस्थित किए जा रहे हैं, वहां पर मेडिकल स्टाफ को तैनात किया जा रहा है ताकि अगर मरीज को भर्ती करना पड़े तुरंत और अचानक से संख्या बढ़ जाए तो वहां इलाज शुरू किया जा सके। इसके अलावा टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर भी खासा जोर दिया जाएगा और इस बात की चर्चा आज डीडीएमई की बैठक में भी की जाएगी। सही, बहुत धन्यवाद पंकज जैन हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि ये दस्तक है तीसरी लहर की और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी कह चुके हैं कि बहुत बड़ा संकट है। सुनिए। जो कल 496 पॉजिटिव केसेस आए, पॉजिटिविटी लगभग 1% के आसपास चल रही है और लगातार पिछले कुछ दिनों से जब से ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ है विदेशों से फ्लाइट्स आनी स्टार्ट हुई हैं, केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी तक जितने भी केस आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो थोड़े दिनों बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके कांटेक्ट के लोग या उनके घर के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। फिर भी सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओमिक्रॉन भी कोरोना ही है, कोरोना का दूसरा रूप है। सभी लोगों को इसके अंदर सतर्क रहने की ज़रूरत है। सभी लोग घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। सब लोग अगर ध्यान रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है। सारे जो टीकाकरण का काम शुरू हुआ ये तो हो ही रहा है और अब तो दुनिया में और कई दौर और बिहार में भी तो तीसरे दौर की शुरुआत हो गई है। अब उसके लिए तो सब तरह की आपकी तैयारी है और यहाँ पर भी जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन है और राज्य सरकार में भी हम लोगों का उसके अनुरूप निर्णय है कि कैसे हम लोगों की मदद करें, किस तरह से अस्पतालों को चलाएं और कैसे लोगों को हम राहत पहुंचाएं। ये सब तो काम किया जा रहा है। अभी तो कोई जानता नहीं है